तो पहला प्रश्न है हमारा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मीठे पानी का जो कल्पसर परियोजना है वह हमारा कहाँ है? तो गुजरात में है। ये देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा गुजरात में है, हरियाणा में नहीं या महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में कल्पसर परियोजना है मीठे पानी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन है? यानी सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है वो किन किन नदियों के जो है मिलने के कारण, उसके जो जमा करने के कारण जो है, गाछ के कारण जो है बनता है। तो ये डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदियां मिलकर करती है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें जो है झेलम नहीं है, झेलम जिसमें वो तो पहले नहीं है, गंगा है, तो ये सिंधु नहीं है क्योंकि सिंधु यहाँ बहती नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उसका उत्तरी भाग को कह रहा है कि किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है कोकन के भी नाम से जाना जाता है। देखिए अगर इधर बोले तो इधर कोकन हो गया, और अदर दूसरे साइड में क्या हो गया, पूर्वी साइड में अगर बोल दिया तो मालाबार हो गया। तो यहाँ पे है पश्चिमी साइड में उत्तरी भाग को तो कोकन हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है अरविंद घोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो जो अरविंद घोष थे वो कौन सा पुस्तक लिखे थे? क्या एक्सट्रीम मूवमेंट लिखे थे, मॉडरेट मूवमेंट लिखे थे, केसरी लिखे थे, कौन सा पुस्तक लिखे थे, या द लाइफ डिवाइन लिखे थे? तो द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसको अरविंद घोष ने लिखा था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो याद कर लीजिएगा कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो देखिए जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उसके बाद अब्बास तैयब जो है वो उनका स्थान लिए थे गांधी जी का। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? तो देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो काकोरी षड्यंत्र केस में जो है, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहा जाता है, अभी नाम बदल के कर दिया गया है, तो उसमें जो है इनको फांसी की सजा हुई थी। ये नहीं होगा, अलीपुर नहीं होगा, लाहौर नहीं होगा, कानपुर षड्यंत्र केस नहीं होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ जो है काकोरी षड्यंत्र केस हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? किसके काम नहीं आता? देखिए यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और पहला अक्षर पढ़ के मार देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या डिप्थीरिया में काम आता है? बिल्कुल आता है। पोलियो में काम आता है? नहीं। देखिए पर्टूसिस में आता है, जिसको कि हम काली खांसी भी कहते हैं, तो इसमें नहीं है। टेटनस में तो आता ही है। देखिए टी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस यानी काली खांसी, और टी से हमारा हो गया टिटेनस, यानी पोलियो में इसका जो है कोई काम नहीं आता इस टीके का। तो ये हमारा जो है 3 में यूज होता है। यहाँ पूछ रहा है उल्टा क्वेश्चन, किसमें नहीं होता है? तो पोलियो में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? यानी कि राजा राम मोहन राय जो है वो पहला कौन सा संस्था है इसमें से जिसको वो जो है स्थापित किए थे? तो उनके द्वारा स्थापित पहला संस्था ब्रह्म समाज नहीं है। सबसे पहला संस्था जो है इसका, ये पहला संस्था जो है ये हमारा आत्मीय सभा ही होगा, ब्रह्म समाज नहीं होगा, तत्वबोधि समाज नहीं होगा, आत्मीय सभा होगा। आत्मीय समाज जो है वो प्रथम संस्था था जिसको राजा राम मोहन राय स्थापित किए थे। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो किसके कारण होता है? तो देखिए जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है, कम हो जाता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, वाई ज्यादा हो गया, या वाई कम हो गया, एक्स ज्यादा हो गया, तो इस तरह में जो सिंड्रोम का जो बीमारी है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण क्या होता है? सिंड्रोम होता है। बाकी ये देखिए संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डीएनए संरचना में भी परिवर्तन नहीं होता, आरएनए संरचना में परिवर्तन नहीं होता, यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है डाउन सिंड्रोम में। अगला प्रश्न पे आते हैं,
2021-22 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगा दिया? यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं और अगर आप फायदे में रहते हैं, तो आपका जो है जब वो ट्रांसफर कीजिएगा बैलेंस, तो आपको 30%, ये जो आप 30% देख रहे हैं, ये आपको 30% जो है काट लिया जाएगा। 30% काट करके और बाकी आपको दिया जाएगा। यानी कि हमारा जो आय है क्रिप्टो करेंसी, उसमें से मान लीजिए 100 रुपया कमाए तो 30 रुपया सरकार ले लेगी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कैसे हुआ था? किस आधार पर जो है हुआ था? क्या अपहरण की नीति द्वारा हुआ था? तो नहीं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है अवध का जो राज्य में विलय हुआ था, वो न तो युद्ध के द्वारा हुआ, न अपहरण की नीति के द्वारा हुआ, न तो सहायता की संधि द्वारा हुआ। ये कुप्रशासन के कारण जो है, कुप्रशासन को कारण बताकर यहाँ पर जो है राज्य में विलय कर लिया गया, अंग्रेजी राज्य में इसको विलय कर लिया गया अवध को। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा को छीना था। यानी बहमनी से जो है गोवा को छीना था, वो कौन सा विजयनगर का पहला शासक था? तो यहाँ पर जो है हरिहर द्वितीय जो है, इन्होंने ही गोवा को जो है वो बहमनियों से जो है छीने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय विकास परिषद जो है उसकी स्थापना 1949 में तो नहीं हुई थी, 50 में नहीं हुई थी, ये देखिए 52 में हुई थी। 6 अगस्त 1952 में हुई थी भारतीय विकास परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम बदलकर ये नहीं किया गया, ये नहीं, राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए बिहार में कह रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता सुखदेव प्रसाद नहीं थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। यानी बिहार में राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम जो थे वो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थान नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? यानी गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो कि नेपाल से निकलती है? तो देखिए झेलम, चेनाब, रावी, कोसी चारों जो है ये उसका जो है सहायक नदी है, लेकिन कोसी जो है ये हमारा नेपाल से निकलती है, समझे? तो नेपाल से निकलने वाली ये नदी कोसी जो है वो आकर के नेपाल से निकल के और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो कौन से वंश के शासक है जो कि ब्राह्मण और मंदिरों को सबसे अधिक गांव जो है वो दान में दिए थे? तो यहाँ पर तिहार नहीं होगा, पाल नहीं होगा, राजपूत नहीं होगा, ये गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक ग्रामों को जो है वो दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था भी है कह सकते हैं, है भी, यानी कि अभी भी कुछ कुछ प्रभाव वहां है। तो किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है? तो यह जो है रुद्रदामन के जूलनागढ़ अभिलेख से जो है यह कन्फर्म पता चलता है कि यहाँ चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, बाकी ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे सूखा स्थान है? यानी दिया गया जो जगह है इसमें से कौन भारत का सबसे सूखा स्थान है? तो इसमें से सबसे देखिए सूखा स्थान लद्दाख है, क्योंकि यहाँ पानी टिकता नहीं है, ये ऊंचा जगह में पहाड़ी क्षेत्र है। ये देखिए ये तो जैसलमेर राजस्थान में है, यहाँ तो सब सूख जाता है पानी मान लीजिए, लेकिन ये राजस्थान है तो राजस्थान का जगह पानी बालू के अंदर थोड़ा दिन तक रखता है, लेकिन लद्दाख यहाँ जो है एकदम ऊपर में टिकता ही नहीं है कुछ भी। दिल्ली तो नॉर्मल है, मीडियम है, मुंबई भी मीडियम है। तो लद्दाख में जो है सबसे सूखा स्थान है चारों में से, ऑप्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट पूछा कि नहीं भारत में सबसे सूखा स्थान कौन है तो आप मार दीजिएगा लद्दाख। ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? यानी पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसको लगभग पूरा भारत में जो है उसका शासन फैला था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे,
जिनका जो है शासन लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। तो धन्यवाद दोस्तों।